चालू ओपी के ससुर का अपडेट आ गया है, लेकिन चालू ओपी कहीं नहीं है उसमें। तो ये ससुर का अपडेट है या फिर गुटकू के पापा का अपडेट है? अगर पूरा व्लॉग गुटकू की तरफ से आया है तो फिर गुटकू के पापा का अपडेट होना चाहिए था। चलिए जाने दीजिए, टाइटल में क्या रखा है, असली बात करते हैं। भाई फादर का अपडेट देने के लिए कौन रनवे दिखाता है, कौन फ्लाइट दिखाता है कि आप मतलब ये कभी भी सोच पाएंगे कि कोई अपने फादर का अपडेट दे रहा है, और वो भी वो कि जिसके फादर को माइनर अटैक आया है। माइनर अटैक आई मीन ब्रेन स्ट्रोक या समथिंग ऐसा ही कुछ आया है, जो बताने के लिए बंदे ने वीडियो बनाई है। और दिखा क्या रहा है कि फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। बीमारी के अपडेट में फ्लाइट कहां से आ गई भाई? अब लगा लीजिए, मेरा कहने का मतलब है जब बंदा खुद ही सीरियस नहीं है कि मेरे फादर इतने बीमार हैं और मैं ये सब शूट करूं कि फ्लाइट दिखा रहा हूं, एयरपोर्ट दिखा रहा हूं, फ्लाइट का टेक ऑफ दिखा रहा हूं, फ्लाइट में कहाँ बैठा हूं वैसे दिखा रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है मस्ती से बंदा गाने सुन रहा है। कहीं आपको लग रहा है कि इस बंदे को डर लग रहा है या कुछ हो रहा है? जितना ज्यादा ड्रामा करा लो, मतलब अब क्या है, ये भी आईबी फैमिली में आके शामिल हो गया है। तो आईबी फैमिली के क्या क्या ड्रामे होते हैं, वो कैसे कैसे ड्रामे करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह इसको आ गया है। इंस्ट्रक्टर तो डब्बा है, तो डब्बा तो अच्छी तरह सिखाई देगी ये सब। अगर किसी को इसका झूठ पकड़ना है तो मैं तो देख चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए कि जब ये लोग सबके सब बैंगलोर गए थे, और बैंगलोर क्योंकि फ्री का टिकट था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चे बच्चे को ले गया। अरे भाई, रुकैया रुकैया की बेटी, सबको सबको खालू। अब बताइए प्रमोशन में इन सब का क्या काम? भाई उन लोगों ने इसको कितना पैसा दिया है कि मतलब सारी फैमिली को फ्लाइट से लेके गई है, और उस फ्लाइट में एक एक बंदा, सारे के सारे, सब के सब। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि अगर सरकार मिट्टी का तेल फ्री में दे तो जो अपने पल्ले में ले जाना चाहिए, यानी पल्ले में कभी रुकेगा नहीं वो। लेकिन ये कहावत है कि मतलब कुछ भी हो, कितना भी आए, कपड़े में भी निचोड़ के आ जाए ना तो वो भी ले लेना चाहिए। यही चालोपी ने किया था, एक एक बंदे को वहां पे फ्लाइट में लेके गई थी। तब इन सब का डर कहीं नहीं था। तब इन लोगों में से कितने लोग रुक गए थे कि भाई हम फ्लाइट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। अच्छा आप यहाँ पर देखिए कि क्या फनी को उस फ्लाइट में डर लगा था? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं लगा था। डब्बा का हाथ पकड़े बड़े आराम से बैठा था और पूरी फ्लाइट इसने एंजॉय की थी। यहाँ तक कि सबकी सबकी वीडियो बनाई थी कि खालू खाला जो है वो किस तरह से हैं, पिज़्ज़ा किस तरीके से है, सबकी वीडियो बनाई थी इसने। और रुकैया कैसे है, मतलब सबका डर और मज़ा वो सब दिखाया था। और फिर ये भी बात होती है फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन भाई जब इन्हें ड्रामा करना हो तो इन्हें डर लग जाता है, जैसे कि जनाब को डर लगता है, जैसे कि हमारी क्रू मेंबर आज की डेट में उसको भी डर लगने लगा है। मतलब जिसने रात दिन फ्लाइटें ली हो उसको जो है फ्लाइट से डर लगने लगा है। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बीमारी का नाम लेके ये यहाँ से भागा था, और जिसने बैठ के कुर्ते पजामा में बैठ के इसने बाल वाल काट के टिंच करके, जैसे कि मम्मी ने बैठाया हो ना इसको कि अब बिल्कुल शैतान ही नहीं करनी है और एकदम चुपचाप बैठ के इस तरीके से सीरियस होके, बिल्कुल सीरियस होके वीडियो बनानी है। तो वीडियो में कुछ भी बोला हो, लेकिन फिर भी उसी वीडियो से मैसेज मिल गया था भाई जिसके फादर को कोई सीरियसनेस हो वो भाग खड़ा होगा, वो ये सोचेगा ही नहीं। इसे पूरे 24 घंटे बाद में कोई फ्लाइट मिली है, जबकि ये बंदा 3 फ्लाइट है कम से कम मुझे मुंबई से लखनऊ के लिए आती हैं और 1 फ्लाइट कानपुर के लिए आती है। तो किसी में भी इसको चांस मिल सकता था। चलिए छोड़ दीजिए, वो भी नहीं है तो ये दिल्ली आ सकता था। दिल्ली के लिए अगेन 3 से ज़्यादा फ्लाइटें हैं, और अगर ये दिल्ली आ जाता तो दिल्ली से 5 से 6 घंटे इसको मौदा पहुंचने में लगने थे, सॉरी कानपुर पहुंचने के लिए लगने थे। 5 से 6 घंटे में बड़े आराम से कानपुर पहुंच सकता था। इसका मतलब ये है कि ये पहले ही दिन, जिस दिन इसके पापा को ये प्रॉब्लम हुई थी, उस दिन ये कानपुर आने की कंडीशन में था, लेकिन ये बंदा आया नहीं। इसी चीज से पता लग गया कि ये तो बैठा बैठा वीडियो बना रहा है भाई। उसी से हमें पक्का हो गया था कि इसके फादर को कुछ ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हाँ बीमार तो हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि ये कोरा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनका क्या है कि ये अश्वत्थामा वाली बात है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी था या इंसान था वो पता नहीं। तो भाई हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि बीमार था, पर बीमारी कितनी सीरियस थी ये तो हमने कुछ बात नहीं करी थी। लेकिन हाँ इन्होंने तो नाम भी बताया था बीमारी का। अच्छा बीमारी की सीरियसनेस चाहिए, चलिए मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। जब आदमी को परेशानी होती है ना तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता, और ऐसा ही इसने शूट करके दिखाया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बादल 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 दिखाई दे रहे हैं। भाई कितनी ज्यादा गंभीर बीमारी है और कितना चिंतित है बंदा ये। और हाँ
फिर उसके बाद में जो लेकर आया है अपना जोड़ीदार, भाई कुछ भी कह लो, बिजनेस क्लास में जा रहा है तो उसको भी पहली पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिल रहा है, वो क्यों नहीं खुश होगा? कहते कैसा लग रहा है? तो ऐसे टाइम पे बंदे को ये सूझ रहा है कि तेरे को कैसा लग रहा है। और बादलों के बाद में जो जमीन दिखाई देने लगी, मकान दिखाई देने लगे, तो हमें पता है भाई फ्लाइट लैंड कर गई है। फ्रेंड्स, हमारी लैंडिंग हो गई है और हम निकलने वाले बाहर। कहीं कोई इसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में कसर रह गई थी, क्योंकि व्लॉग जो है ना हर हालत में 8 मिनट से ज्यादा का होना चाहिए। तो इसने तो वैसे भी व्लॉग जो बनाया है पूरे 12 मिनट का लगाया है, क्योंकि 12 मिनट में और ज्यादा ऐड आते हैं। अगर व्लॉग 8 मिनट से ऊपर का होता है तो 3 जगह ऐड आते हैं, और जब 12 मिनट का हो जाता है तो 4 जगह ऐड हो जाते हैं। अब भाई लेंथ बढ़ानी है तो अब लखनऊ का एयरपोर्ट भी देख लो। लखनऊ का जो अराइवल है उसका सारा सीन शूट करके दिखाया है कि यहाँ गाड़ी आने वाली है और अब हम जाएंगे। अब यहाँ से कोई 90-93 किलोमीटर दूर कानपुर है, तो अब यहाँ से गाड़ी लेके वहाँ कानपुर जाएगा। और यहाँ पहुंचने के बाद में इसने रीजेंसी हॉस्पिटल को पूरा शूट किया, मतलब पहले बाहर से दिखाया, उसके बाद में वहाँ अंदर जाने के बाद में रीजेंसी जो मेन हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के बराबर में ही थोड़ा सा प्लॉट छोड़ने के बाद में एक और रीजेंसी की ब्रांच है, और वो बेसिकली इनकी न्यू बिल्डिंग है। तो उसको भी ऊपर से पूरा का पूरा शॉट लिया है, पीछे मेट्रो चलती हुई नजर आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है। अब आप सोच के देखिए, ये वहां पे पहुंचा है, अपने फादर से मिलने पहुंचा है, अभी तक फादर ठीक से दिखाए नहीं है, लेकिन ये सारे सीन शूट हो रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़नी है और इसे दिखाना भी तो व्लॉगिंग कैसी होती है। वाह भाई, पापा बीमार हैं और बेटा जो है लगा हुआ अपनी व्लॉगिंग में। देखिए अब इसका झूठ एक और पकड़ा जाएगा। सीधे सीधे सबसे पहले पेशेंट को दिखाता है, पेशेंट है इसके पापा हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं आराम से। अब आप ही बताइए, जिसको ब्रेन स्ट्रोक आएगा तो उसको हॉस्पिटल में अगर रखा गया है तो उसको ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी कि वो आइदर वो तो सोता रहेगा, अगर मतलब ठीक भी हो रहा है तो उसके बाद में वो सोता ही रहेगा, या फिर कुछ नशे में रहेगा तो उसकी आंखें बंद रहेंगी। यहाँ तो भाई चश्मा लगा के मोबाइल पे स्क्रॉल किया जा रहा है, रील देखी जा रही है, इंस्टा चलाया जा रहा है, बोल रहा है कि उनको मना किया जा रहा है लेकिन फिर भी मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा, फिर डे 2 हो जाता है। अब डे 2 होने के बाद में व्लॉग की ओपनिंग ले रहा है। भाई हद है इसकी मेंटेलिटी की, मतलब पापा का अपडेट देने के लिए इसने व्लॉग बनाया और ये व्लॉग की ओपनिंग ऐसे ले रहा है जैसे नॉर्मल व्लॉग बना रहा हो। हद है भाई, के स्वागत है यहाँ पे, आप ठीक होंगे, हम ठीक होंगे। जो लंबा इसका सेंटेंस है मैं बोलना नहीं चाहता उसको, लेकिन फिर दोबारा से इस तरह बोल रहा है जिसके पापा के हॉस्पिटल में है और उसके हेल्थ अपडेट देने के लिए बोल रहा है, तो व्लॉग की ओपनिंग ले रहा है। जनाब ने भी ओपनिंग नहीं ली थी भाई, इतना तो कम से कम उसने भी किया था। 2 व्लॉग बनाए पर उसने इस तरह से ओपनिंग नहीं ली थी। और सीधे ओपनिंग लेने के बाद में कह रहा है कि मेरे पापा जो बीमार हैं ये मैंने बताया था और कल से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। भाई कितना बड़ा दुख है इस आदमी को, भाई कितना बड़ा दुख है, ये व्लॉग नहीं बना पा रहा। और जबकि इसने व्लॉग बनाने में छोड़ा क्या है, इसने एयरपोर्ट दिखा दिया, इसने हॉस्पिटल दिखा दिया, इसने सफेद सफेद आपको बादल दिखा दिए, इसने टेक ऑफ लैंडिंग, क्या चीज नहीं दिखाई है। अभी ये कह रहा है कि कैमरा उठाने की या व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तेरी हिम्मत तो सबसे ऊपर है, तेरी हिम्मत को तो लानत है ऐसी औलाद पे जो बाप के बीमार होने पे मोबाइल उठा के इधर उधर व्लॉगिंग करता फिरे। हेल्थ अपडेट देने के लिए है क्या, मतलब साले साहब की कॉपी कर रहे हो कि जो भी कुछ हेल्थ अपडेट दी जाएगी वो व्लॉग में ही दी जाएगी। आज भी मोबाइल पे लोग अगर बातें करते हैं तो व्हाट्सएप पे भी चैट भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं। ये तीनों मीडिया अभी भी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जब जिसका जैसा टाइम और कन्वीनियंट होती है उसके हिसाब से या तो कॉल कर लेता है या मैसेज कर लेता है या फिर व्हाट्सएप कर लेता है। बट इन्हें कम्युनिकेशन का एक ही मीडिया पता है और वो है व्लॉग, और वो भी मोनेटाइजेशन वाला व्लॉग। दूसरे ये झूठा आदमी क्या कह रहा है कि टाइम नहीं मिला। भाई तुम जिस रूम में हो, जिस हॉस्पिटल में हो, वो प्राइवेट रूम है, वहां पर तुम्हें एक दवाई लाने के लिए भी वो केमिस्ट के पास तक नहीं भेजेंगे। सारी दवाइयां, सारे इंजेक्शन, सब कुछ वो अपने तरफ से करते हैं। इवन देन सारे टेस्ट के लिए आइदर उसी रूम में टेस्ट कर लेंगे या फिर वहां से उसको लेकर जाएंगे, और लेकर जाने की जो जिम्मेदारी जो होती है वो भी अटेंडेंट की नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ जो वही करता है। रीजेंसी हॉस्पिटल के कितने मैंने चक्कर लगाए हैं, बहुत सारे हम लोगों के यहाँ के लोग एडमिट होते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ये तो बिल्कुल कहने की जरूरत ही नहीं है कि टाइम नहीं मिला, तुमने टाइम कहीं और पास किया होगा, लेकिन टाइम नहीं मिला ये बहाना नहीं चलेगा। कह रहा है कि बहुत सारी मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। भाई फॉर्मेलिटी अब क्या पूरी करेगा, जब यहाँ पे लेकर आए होंगे पेपर्स वगैरह पे पहले साइन करा लिए होंगे। वो वेट नहीं करते हैं इसकी कि भाई कि जब बायोलॉजिकल बेटा आ जाएगा तो उसी के सिग्नेचर होंगे। कौन सा हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में ऐसा होता है, जब इलाज करते हैं वो उससे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं। और ये कह रहा है कि फॉर्मेलिटी, कोई जायदाद बट रही थी यहाँ पे जिसके रजिस्ट्रेशन पे तेरे को साइन करने थे। पैसा बिना जमा कराए वो इलाज शुरू नहीं करते, पैसा भी पहले जमा हो गया होगा। वो बात दूसरी है कि चालू से ही पैसा तो लेगा ही लेगा, तो वो बात अलग है। हाँ, अभी उसमें तो बिजी होगा ही, उससे पैसा लेना और फिर यहाँ पे एडजस्ट करना। अच्छा, एक और बहाना था इसका कि भाई पापा को भी देखना था कि पापा बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं ये, और पापा को देखेगा। इसने बिल्कुल अपने साले वाली टैक्टिस अपनाई है। इस बंदे ने यहाँ पर आने के बाद में इसने भी होटल में रूम लिया है, जबकि ये जो प्राइवेट कमरा है, इस प्राइवेट कमरे में, और प्राइवेट कमरा ना भी हो, अगर वार्ड भी हो, तो एक अटेंडेंट को रुकने की जिम्मेदारी होती है, और बिना अटेंडेंट के तो हॉस्पिटल में एडमिट किया ही नहीं जाता। मैं एग्जाम्पल में देख चुका हूँ एम्स का, यानी ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली का देख चुका हूँ। वहां पर विदाउट अटेंडेंट पेशेंट को एडमिट करने से मना कर दिया था कि नहीं, पहले अटेंडेंट बताओ, अटेंडेंट कौन रहेगा, और अटेंडेंट होना चाहिए। इसके पापा कोई आईसीयू में नहीं है, अब इसके पापा रूम में है, तो देखभाल कौन करेगा? अगर आईसीयू में होते तो फिर वहां बहुत सारी नर्सेस और ये सब रहती। यहाँ तो रूम का कमरा एकदम बंद रहता है, दरवाजा लॉक रहता है और दरवाजे पर डोर क्लोजर भी लगा रहता है। तो फिर अगर पापा को कुछ हो जाए, वो चिल्लाएं, कुछ भी करें, तो कौन सुनेगा? कोई बेल वेल सिस्टम नहीं है वहाँ पे। फोन का सिस्टम जरूर है, आप फोन से जरूर कॉल करके बुला सकते हैं, लेकिन पेशेंट की इमरजेंसी किस टाइप की होगी वो आपको तो ना पता है। तो ये बंदा अपने पापा के पास ना रुक के होटल में रुका है। अब आप सोच के देखिए, जिस बंदे को अपने पापा से इतना भी प्यार नहीं है, इतनी भी केयर नहीं है, इतनी खिदमत नहीं कर सकता, बिल्कुल साले वाले सारे सारे पॉइंट लिए हैं इसने, और जाके बाहर रूम लिया होटल के अंदर। क्या कह रहा था? मैं नहाने के लिए गया था। अरे भाई, रिजेंसी जो हॉस्पिटल है उसका अगर प्राइवेट रूम है तो उसका जो वॉशरूम होता है, वॉशरूम भी इतना साफ होता है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो अटेंडेंट होते हैं, जैसे लंबे समय तक रहते हैं, तो अटेंडेंट ये कपड़े घर से आते हैं, लेकिन वो नहाता धोता वहीं है, उसके लिए वो वहां जाता नहीं है घर वापस। और दूसरी बात ये, अटेंडेंट बदल सकते हैं कि एक अटेंडेंट है तो दूसरा अटेंडेंट आ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ये बंदा अगर ये कहे कि नहाने की वजह से इसने बाहर रूम लिया था, ओहो, ना 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 ना। इनके ना जाने कितने रिलेटिव और दोस्त कानपुर के अंदर होंगे, और उसके बाद में अगर ये कहे कि सिर्फ नहाने के लिए मैंने एक रूम लिया था, और वो भी ऐसे टाइम पे जो भाई बंद होते हैं ना, वो खुद कहते हैं नहीं नहीं आओ घर चलो, और घर पे चल के जरा फ्रेश हो जाओ और थोड़ा सा अच्छा खाना वाना खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अब पापा ठीक है, फिर दोबारा आ जाना यहाँ पर। इसने भी आखिर दिखाई दिया कि मैं पैसे वाला हूँ, अब मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं इस तरह से हॉस्पिटलों में नहीं रुक सकता, चाहे पापा ही मेरे बीमार क्यों ना हो, कितने सीरियस क्यों ना हो, पर मैं पापा के पास नहीं रुकूंगा। अरे जब मेरा साला नहीं रुकता तो मैं कैसे रुकूंगा? आई मीन जनाब नहीं रुकते तो ये कैसे रुकेगा? चलिए, जनाब की बात याद आई तो जनाब का वीडियो तो अलग से बनाएंगे, लेकिन एक बात कहने वाली जरूर है कि अगर आप सोच के देखिए, अगर ससुर की हालत इतनी सीरियस है कि वो आईसीयू में है, ब्रेन हेमरेज हुआ है उनको, तो कौन सा ऐसा दामाद होगा, आई मीन कौन सा ऐसा जीजा होगा जो अपने साला की परछाई की तरह से उसके साथ साथ ना रहे, हर समय उसके साथ रखना, क्योंकि वो उसके फादर तो हॉस्पिटल में है, तो केयर कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन उसकी यानी साले की केयर कौन करेगा? क्योंकि जिसके फादर की तबीयत खराब होती है उसकी हालत भी ऐसी होती है कि वो ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनके जो यार दोस्त होते हैं वो उनको धीरज बंधाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बोलते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनकी बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में तो फटाफट वो चीज़ अरेंज करने के लिए वही आदमी जाता है, ना कि जिसके फादर बीमार हैं वो जाता है। तो भाई ये कैसे साले बहन हुई हैं? इनमें आपस में ये रिश्ता भी नहीं है, मतलब सुख का तो रिश्ता खूब दिखा देंगे, ये वीडियो में खूब दिखाएंगे। डेलास चले जाएंगे और जो है बर्थडे मना लेंगे, और वहाँ चले जाएंगे, होटल चले जाएंगे, दावत के लिए, पार्टी के लिए, सबके चले जाएंगे, लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो भैया साथ नहीं दिखाई दिए, भाग खड़े हुए दिखाई दिए। अब इससे ज्यादा क्या होगा? जब जनाब ने जिस दिन व्लॉग बनाया था उसी दिन इसके पापा को प्रॉब्लम आई थी, और सुबह के टाइम पे फोन आया था, तो जनाब को कैसे नहीं पता चला? और जनाब को अगर पता चला तो फिर जनाब ने अपने व्लॉग में क्यों नहीं बताया था? और अब जब गुटकू ने इधर उधर की सब तरह की बातें कर ली, तो तब जाके हेल्थ अपडेट दे रहा है कि उनको हुआ क्या था। उनका शुगर जो है 280 290 चला गया था, और उनको इंसुलिन दिए जा रहे हैं। मतलब अब ये हालत हो गई है उनकी शुगर में कि वो इंसुलिन पर आ गए हैं, और उनकी इस हालत में
उनको स्ट्रोक का भी खतरा है, मतलब हुआ नहीं है स्ट्रोक, और इन्होंने कहाँ से माइनर स्ट्रोक डिक्लेयर कर दिया, क्यों करके डिक्लेयर कर दिया भाई? असली प्रॉब्लम ये है कि उनकी शुगर बहुत ही स्पाइक कर गई है, जो बेसिकली 390 तक पहुंच गई है, ऐसा ये बोल रहा है। साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी शूट अप किया है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है और बहुत ही हार्मफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें वाकई में अटैक और इन सब का खतरा रहता है। अब अगर वाकई में उनकी ये हालत खराब है और इस तरह का है, और ऊपर से उनकी नेचर ऐसी है कि वो ये बता रहा है कि वो जो है खाने पीने में परहेज नहीं करते हैं और वो मानते नहीं है चीज़ों को, इतना आसानी से नहीं रहते, तो भाई इस उम्र में इसलिए तो बेटे की जरूरत होती है कि बेटा उनको समझा समझा के वो सारे काम कराए, और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको रोके। माँ बाप चाहे कितने ही जिद्दी क्यों ना हो जाए, कितने ही जिद्दी क्यों ना हो जाए, पर बच्चों को भी तो यही सब देखना पड़ता है। अरे तुम्हें बचपन में भी इन माँ बाप को ऐसे ही तो पाला है। कहते हैं ना कि तुमने जब 100 बार मुझसे पूछा था ये क्या है क्या है, और मैं 100 बार यही कहता रहा कि हाँ ये बेटा कौवा है, ये कौवा है, कौवा है, और आज मैं जब ऐसा कह रहा हूँ तो तू 4 बार में इरिटेट हो गया। ये किस्से ऐसे बेटों के हैं, और फिर भी ये यहाँ से भागने की बात करता है। ये नहीं कि अपने फादर को थोड़ा सा नॉर्मल उसमें लेकर आए और अपने साथ रखे और उनको इस चीज़ की तरफ ना जाने दे, यानी कि घर का सबका माहौल बिल्कुल वैसे ही बदलना पड़ता है जैसे कि फादर को बताया गया है। यानी खाना पीना भी आपको वही करना पड़ेगा जो वो खा रहे हैं। अगर सब लोग ऐसा ही करेंगे तो सब लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और दूसरा उनको सपोर्ट मिलेगा। फिर दूसरा मोरल सपोर्ट भी होता है, बेटे का, बहू का और बच्चे का। मोरल सपोर्ट तो है ही नहीं, तो आदमी क्या करेगा? खींचता रहेगा, आदमी इरिटेट होता रहेगा, और उस इरिटेशन में ही ये सारी हरकतें करता है। और ये है जनाब की तरह जैसे हाथ झाड़ लिए कि भाई एक केयर टेकर रख दिया है तो सही है। यहाँ पर भी इसने व्लॉग के एंड में यही बोला है कि हाँ घर में 3 लोग तो हैं देखभाल करने वाले, मतलब कहना ये चाहता है कि मेरे देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, जैसे जनाब ने 1 आदमी रख रखा तो मैंने तो 3 रख रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए तीसरा दिन है जिसमें कि ये कह रहा है हॉस्पिटल में आए हुए इनको, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ठीक है अब हम हो सकता है कि हम इसको डिस्चार्ज कर दें, यानी तीसरे या चौथे दिन में। अब कह रहा है कि मैंने अकेले नहीं, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं और साथ साथ मेरे दोस्त हैं उन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हैदर ने भी सपोर्ट किया। हाँ हैदर ने तो दादू के इंसुलिन लगाया होगा ना। बेटे ने सपोर्ट किया या नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो ये है। हैदर तो उसके बाद में आएगा, वो भी देखेगा कि मेरा बाप अपने बाप को किस तरह सपोर्ट करता है, और वैसे ही जिंदगी में फिर वो भी करेगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए अगर वो उसके फोटो को देखकर खुश हो रहे हैं तो वो यहाँ पर अगर होता तो वो कितना खुश होते। इसीलिए डब्बा का आना जरूरी है। डॉक्टर ने बोला कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया कि इनको टाइम से ले आए। मैंने भी बोला और मैंने भी कहा, मतलब अगर ये ना कहता तो ये यहाँ पर नहीं आते। अब आप देख लीजिए कितनी सीरियसनेस है इसके साथ में कि अपने पापा को लेके ये कितना ज्यादा सीरियस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा जिस तरह से भाग दौड़ के बजाय आराम से बड़ी तसल्ली के साथ आया है और सब कुछ दिखाते हुए आया है, और उसके बाद में हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ नहीं रुका। ये बंदे ने ये बताने में बड़ी झिझक हुई इस बात को कि कौन यहाँ पर लेकर आया, कौन इसकी तीमारदारी कर रहा था। जो इसका बहनोई है ना वो आ गया, साथ में इसका जो भाई है गबरू वो लेकर आया था। इसका मतलब ये है कि गबरू ही यहाँ पे रुका होगा और बहनोई ने उसको सपोर्ट किया होगा। अब आप देखिए इसने एक बार भी ये बताया कि मेरी बहन यहाँ पर आ गई है, एक बार भी दोनों में से किसी ने बताया? पापा की बीमारी चलती रही, ये सब चलती रही, लेकिन वो कब आई होगी? वो बकरीद पे आई होगी। इन्होंने भी तो पापा के अपडेट दिए थे, तब भी तो ये कह सकते थे कि हमारी बहन भी आ गई है। आज वो बहनोई था तो वो लेकर आ गया यहाँ पर अपने ससुर को। ये बंदा अपने ससुर के साथ में हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं रुका। और ये जो कह रहा है ना खाने का बहुत ज्यादा परहेज रखना पड़ता है और चीनी और शुगर जैसी चीजों से दूर रखना पड़ता है, तो भाई ये सब कराएगा कौन? तुम तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, जितना ज्यादा कैमरे के करीब से ये सारी व्लॉगिंग कर रहा है साफ दिखाई दे रहा है इसके दांतों का बहुत बहुत ही बुरा हाल है। यानी ये बिल्कुल जैसे चेन स्मोकर होते हैं ना उसी तरीके से गुटखा गुटखा गुटखा, रात दिन इसका गुटखा गुटखा ही चलता रहता है। जबकि कितना बुरा लगा था चालू को, नहीं नहीं ये गुटखा नहीं खाते, अब ये इन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया। और इसने आके बोला था हाँ हूँ मैं गुटखा किंग। तो चालू जी अगर इसने गुटखा छोड़ दिया है तो फिर इसके दांत दोबारा ऐसे कैसे क्यों हो गए? आपने तो दांत भी साफ कराए थे। अच्छा अच्छा, दांत बदलवाने चाहिए थे क्योंकि वो दांत अब कभी साफ हो ही नहीं सकते। खुदा ना करे अगर लगातार इसी तरह गुटखा खाते रहे तो फिर कोई और बीमारी देखोगे, और उसका नाम लेना भी मैं नहीं चाहता। खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो। अब जहाँ ये एहसान वाली बात कर रहा था ना
कि चल फाइन, तेरा बहुत एहसान है कि तू मेरे साथ आ गया। तो वो बिलिंग विंडो है जहाँ पे ही कर रहा था, तो बिलिंग विलिंग इसने की होगी। और उसके बाद में पापा चलो डिस्चार्ज हो गए हैं। अब पापा के लिए कितना और सीरियस है, मैं एक और प्रूफ देता हूँ। इस बंदे की गाड़ी किया के शोरूम में गई हुई है। अब देखिए, इसके पास गाड़ी है, किया की गाड़ी है, और गाड़ी रहती है इसकी मौधा में। तो अब इसको ये मौका मिल गया कि भाई इसकी सर्विसिंग भी करा लेते हैं, वरना अगर गाड़ी खराब होती तो ये कहता है मेरी गाड़ी खराब है। ये इसने सर्विसिंग के लिए, ओनली सर्विसिंग के लिए वहाँ गाड़ी भेजी है, जबकि वहाँ पे ये 3 दिन रुका हुआ था। इसने सोचा कि चलो सर्विस भी करा लेते हैं। तो मतलब जिस बंदे के पास में इतना टाइम हो कि गाड़ी की सर्विस कराने के लिए भी वो वही वाला टाइम निकाल रहा है, जबकि उसके फादर हॉस्पिटल में है, और फिर कहता है मेरे को टाइम नहीं है। ये लोग बिल्कुल झूठे और मक्कार लोग हो गए हैं। अभी एक पता नहीं क्यों ब्लॉगर बनने के बाद में क्या फीलिंग खत्म हो जाती है क्या आदमी की। ऐसे ही रूखे और बिल्कुल बेमुरब्बत लोग जो अपने पापा और माँ की भी बिल्कुल भी चिंता ना करते हो, अदब ना करते हो। बाकी के व्लॉग में तो इसने यही सब बातें करी है। फ्रेंड्स आज बुधवार हो गया, और सॉरी आज जुम्मा हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आज मेरा ये नाश्ता है, मैं अब वहाँ करने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। पूरी की पूरी ये इसे व्लॉगिंग कहेंगे। भाई हर बार इंट्रोडक्शन ले रहा है, बीच बीच में भी इंट्रोडक्शन ले रहा है। एक ही व्लॉग के अंदर कितने इंट्रोडक्शन लेते हैं। व्लॉग का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक होता है, एंडिंग सिर्फ एक होती है, बट इसको लेंथ बढ़ानी थी, कुछ भी दिखाना था। पापा जा रहे हैं, अब घूमने लगे हैं ये, और फिर भी इसको ये चिंता सता रही है कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए अब नमाज का वक्त हो चुका है, अब चलते हैं मस्जिद। अब देखो मौधा में ही पला बढ़ा, मौधा में ही रहा, उसके बाद में भी घर से निकल के अब इसे नमाज पढ़ने जाना पड़ रहा है। तो इसे गर्मी सता रही है मौधा की। भैया कितने बदल जाते हैं लोग बात। कहता है इतनी गर्मी हो रही है कि अंडे उबल जाए। भैया तू यहीं पे रहता था, तेरे अंडे यहीं उबलते थे। मुंबई में जाके फ्रिज में तेरे अंडे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब और कुछ रह गया है तो अब मस्जिद देख लो, और उसके बाद में वो पौंड देख लो जो लगभग सूखता जा रहा है। मतलब मौधा का एक पौंड है, और उसमें जो पानी अब कम होता जा रहा है, वो सूखता जा रहा है, कूड़ा घर बनता जा रहा है। अब वो भी देख लो। ये पापा की अपडेट है, ये गांव की अपडेट है। ये आगे पापा के नाम से, अपडेट देने के नाम से बिल्कुल ही टाइम पास किया है इसने कि अब जो घर पे आ गए हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, उनसे कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ, फूफा आ गए हैं मिलने के लिए। और अब लास्ट में फाइनल ड्रामा क्या है कि इमोशनल कार्ड खेलना है, तो इसलिए अपनी माँ को साथ में लेके बैठ गया। भैया माँ भी आज की डेट में बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो गई है। बिल्कुल हंसी है उसके चेहरे पे, मुस्कुराहट है कि हाँ कैमरे के सामने हूँ। ऐसे नहीं होता है। जिसके घर में इस तरह से आते हैं और बीमारी की अपडेट के ऊपर बात करते हैं, तो वो इस तरह से बात नहीं करते हैं जैसे शादी की अपडेट के लिए बात कर रहे हो। अब उसके बाद में जैसे करते हैं ना कि इसका शुक्रिया अदा, उसका शुक्रिया अदा, इन्होंने दुआ करी, इनके पापा के लिए दुआ करी, उसने दुआ करी, वो सारे स्क्रिप्ट दी गई है। और वही सेम जो है वर्ड जो है ना फनी ने बोले हैं, उसके बाद में माँ ने भी यही बोल दिए हैं कि भाई इस तरीके से इन्होंने सबने दुआ करी, उनके पापा के लिए भी दुआ करी। तुम पहले ये बताओ माता जी मैं कह रहा हूँ मैं कि माता जी ये बताओ कि जब उसके पापा, अब मैं डब्बा के पापा की बात कर रहा हूँ, जब डब्बा के पापा इतने सीरियसली हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और वो भी आईसीयू में एडमिट हुए, और ये उनका तीसरा केस था, तो ये छोटा मोटी बात नहीं होती है। तो फिर तुम दोनों वहां पे क्यों नहीं आए? अपने जो समधी समधन को देखने के लिए आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? भैया ये बीमारी तो 1 हफ्ते बाद आई है तुम्हारी, पर 1 हफ्ते से तुम कर क्या रहे थे? 1 हफ्ते से मौधा से वहां पे जाया नहीं गया, मुंबई जाया नहीं गया, मतलब अपने समधी को देखने के लिए। अच्छा इसलिए बदला ले रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी है, जनाब और मैडम तो यहाँ चलकर आएंगे नहीं, क्योंकि वो नहीं आएंगे, डब्बा और फनी आ जाएंगे, बस इतना ही काफी है। मतलब बीमारी में, मैंने कहा था ना बीमारी में ये साथ नहीं है, लेकिन हंसी खुशी होगी तो ये सारे के सारे साथ है। ये जोरू का गुलाम कह रहा है कि डब्बा ने मुझसे कहा है कि मम्मी पापा को लेकर, मतलब वो कहेगा, उसकी परमिशन होगी है तो ये यहाँ से लेके जाएगा। इसके माँ बाप नहीं है, इसका कोई हक नहीं बनता, इसका कोई अधिकार नहीं बनता इस बात के लिए कि भाई उनकी अगर तबीयत खराब है तो मैं उनको लेके जाऊं और वहाँ इलाज कराऊं। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं लेके आओ ना, लेकिन बहाना अब तो बहन आ गई है तो इसलिए अभी तो रुकेंगे, तो इसलिए अभी वो आ नहीं सकते। मतलब बीमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर जनाब की बात करें तो जनाब ने तो पापा को मौधा नहीं आने दिया था। किस लिए आने दिया था? कि वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की भी लापरवाही हो। नहीं, मैं अपने पास रखूंगा, मैं किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दूंगा। और एक ये बेटा है जो ये कह रहा है कि बहन की वजह से उसके पापा वहां नहीं जाएंगे। दोनों कितने रिवर्स हैं भाई। और भाई जब चिड़चिड़ापन है, ये सब है, तो फिर बच्चों का रहना बहुत जरूरी है। और इतना बात करते 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 इसने पूरा व्लॉग जो है, पूरा 4 मिनट इन दोनों माँ बेटों ने खींचा है पूरे व्लॉग को। चलिए इसको एंड करते हैं। कहाँ तक खींचे?
साफ साफ पता लग रहा है कि बीमारी थी, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी। उसको खामखा में दूसरी लाइन जो बड़ी खिंची हुई थी उसके बराबर में एक और लाइन खींच के उसको छोटा करना था, इसलिए ये सब किया गया। क्योंकि वहां पे पापा का आईसीयू में इलाज चल रहा है, तो इन्हें भी कुछ चाहिए था कंटेंट डालने के लिए, तो इसने छोटी बीमारी को ही इन्होंने इतना बड़ा बना दिया। और अब हमारे लिए दुआ कर लो, हमारे पापा के लिए दुआ कर लो, हमारे ससुर के लिए दुआ कर लो, हमारे बच्चे के लिए दुआ कर लो, हमारे होटल के लिए दुआ कर लो। अब सबके लिए, सबके लिए। हाँ हाँ, और गाड़ी तो मैं भूल ही गया, गाड़ी के लिए भी दुआ कर लो। गाड़ी भी तो अभी वहां पे किया के हॉस्पिटल में रह के आई है। तो भैया ऐसे ही है ये व्लॉगर। चलिए एंड करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा ड्रामा खेला है, अपने पापा के पास ना रुक के होटल में रुका है, ये बंदा हद है यार, शर्म नहीं आती इस आदमी को। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।